हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है और हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के रहेंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे जैसा कि हम हर क्लास में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, ये जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, अप्रॉक्स 54 क्लासेस हम कर चुके हैं सीडीपी की। इन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। साथ में हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, तो सारी क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज की क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर बात हो रही है हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों की। तो देखिए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान है उसके प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। वो समाज और संस्कृति को सम्मान देने वाले होने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। ये सिर्फ हाशिए पर स्थित समूह के लिए ही नहीं है बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ दिया है कि उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। मतलब आपको ऐसा मानना है कि पढ़ने के लिए इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब है समाज और संस्कृति को अधिगम में शामिल ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्हें तो शामिल करना ही होता है क्योंकि आप जानते हैं स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, हर बच्चा अलग अलग समाज से आता है, हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है। तो आपको हर बच्चे की समाज, संस्कृति और जितने भी डिफरेंसेस उनमें होते हैं उन सभी को एक्सेप्ट करना होता है और सम्मान देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अदर ऑप्शन देखेंगे, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ये तो ठीक है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ ऑप्शन हमें मिल जाए। नेक्स्ट है, उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। यानी कि ये भी वही कह रहा है कि लर्निंग की जो हमारी प्रोसेस है उसमें उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए और उसको नकार देना है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चीज़ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़, उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के कमतर समझना चाहिए, मतलब कि उससे कम समझना चाहिए। जी नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है एलिमिनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति सम्मान होना चाहिए उनके मन में। ठीक है, और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठन वैकल्य एक डैश है, आपको बताना है पठन वैकल्य एक क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो हमारे जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, हम इनको अधिगम अक्षमताएं कहते हैं या फिर अधिगम में आने वाली कठिनाई भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, 10 से लेकर 12 हैं और इन सभी को मैंने एक वीडियो में इंक्लूड करके आपको पढ़ाया है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे पठन वैकल्य होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेखन वैकल्य होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपका गुणज वैकल्य होता है जिसमें क्या होता है, बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारे अधिगम विकार हैं, आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट में उनसे बनता है, सीडीपी में तो बनता ही है, इवन अदर सब्जेक्ट में भी आपका बन जाता है। लाइक आपका हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस है, मैथ्स है, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सभी में इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये पठन वैकल्य है क्या। क्या ये एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई है, क्या ये कोई संवेदी क्षति है, या ये स्वलीनता क्रम विकार का हिस्सा है, या फिर श्रवणात्मक अशक्तता है। श्रवणात्मक अशक्तता मतलब होता है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है। जी नहीं, बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है तो उसे पठन वैकल्य नहीं कहते हैं। पठन वैकल्य वो होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये क्या है, अधिगम में होने वाली एक कठिनाई है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन सकता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है, जो क्लियर देख नहीं पाता है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसको आप सभी बच्चों के साथ इंक्लूड करके पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाने में बाधा कौन सा कारक उत्पन्न करेगा, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किस बच्चे को? जो बच्चा क्लियरली देख नहीं पाता है, दृष्टिबाधित है। ठीक है, पहला है स्पर्शनीय चित्र, दूसरा है हस्तलिखित नोट्स, तीसरा है ऑडियो टेप का व्याख्यान और चौथा है ब्रेल किताबें। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। बच्चा देख नहीं पाता है, पहला कह रहा है स्पर्शनीय चित्र। आप उनको ऐसे चित्र देंगे जिन चित्रों को स्पर्श करके बच्चा सीख सकता है। जी हाँ, वो देख नहीं पाता है लेकिन वो टच करके फील तो कर सकता है ना, तो स्पर्श करके सीखना ये तो अच्छी चीज़ है। हस्तलिखित नोट्स कह रहा है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। अब देखिए, आप अगर बच्चों को हाथ से लिखे हुए नोट्स दे देंगे, अब बच्चा तो देखने में प्रॉब्लम है ना, बच्चे को वो देख नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, ये अधिगम में एक बाधा उत्पन्न कर देगा। क्योंकि देखिए नोट्स हैं, नोट्स को हम पढ़ते हैं, अब जो बच्चा देख नहीं सकता है वो नहीं पढ़ सकता है ना। इस तरीके से आपको समझना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये जो आपका हस्तलिखित नोट्स हैं ये बच्चे के अधिगम में क्या होंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। अदर ऑप्शन जैसे देखिए आपको कह रहा है ऑडियो टेप का व्याख्यान, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। ऑडियो टेप यानी कि सुनने वाला टेप, सुन करके बच्चे पढ़ेंगे। जी हाँ, बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है लेकिन सुन तो सकता है, सुनकर पढ़ेगा, ये ठीक है। ब्रेल किताबें, उभारशील किताबें। अब ये ब्रेल किताबें क्या होती है ना, ब्रेल किताबें होती हैं जिसमें बच्चे टच करके पढ़ते हैं, फील करके पढ़ते हैं। बेसिकली ये एक ब्रेल लिपि है जिसका विकास किया था लुइस ब्रेल ने। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सीटेट में एज इट इज़ कई बार बना है ऑनलाइन वाली शिफ्ट में कि ये जो ब्रेल लिपि है इसका विकास किसने किया, इसका विकास किया लुइस ब्रेल ने। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूँगी इसकी। लुइस ब्रेल जब छोटे थे ना, तो वो अपने फादर के किसी टूल से खेल रहे होते थे। ठीक है, जब वो फादर के टूल से खेल रहे थे तो खेलते खेलते गलती से फादर का जो एक टूल था वो उनकी आई में चला जाता है, और वो आई में चला जाता है इतना ख़तरनाक तरीके से जाता है कि उसके बाद लुई ब्रेल ब्लाइंड हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं इस वजह से, लेकिन उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन होता है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, मन से चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब आप सोचिए उनके अंदर की मोटिवेशन को आप समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, वो खुद भी नहीं देख पाते थे क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके थे। तो उन्होंने इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि ऐसे 6 बिंदु बने होते हैं, ठीक है, एक पेपर पे, उनको टच करके बच्चा पढ़ता है, तो इसी को हम कहते हैं ब्रेल लिपि। तो टच करके तो बच्चे पढ़ सकते हैं, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो टच करके फील करके पढ़ सकते हैं, है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बाधा कौन सा कारक उत्पन्न करेगा, तो बाधा करेगा हस्तलिखित नोट्स। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। अब ये ADHD होता क्या है, ADHD का हिंदी में फुल फॉर्म है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब आप क्या समझे, ADHD मतलब होता है जिस बच्चे को ADHD होगा ना, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम विकार है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ सकता है, यानी कि उसमें अवधान की कमी होती है, वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता है, ऐसा होता है ADHD में। ध्यान रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि किसी एक जगह पर बच्चा ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता। जैसे आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो टारगेट लेकर चलते हैं कि आज मुझे 8 आवर पढ़ना है पूरे दिन में, ठीक है, लेकिन
जब वो स्टार्टिंग के 1 आवर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट में उनका मन जो है भटकने लगता है, पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो यही होता है ADHD, जब हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम में अवधान की कमी होती है। तो यही आपसे पूछा है, तो ये कौन सा गुण दर्शाएंगे बताइए? उच्च एकाग्रता? बिल्कुल नहीं, एकाग्रता की तो कमी होती है, एकाग्र हो ही नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन? नहीं। लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता? नहीं, लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते हैं बोला मैंने, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा? आवेगशीलता, यानी कि जब वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? अब आप जानते ही हैं रचनात्मकता क्या होती है। क्रिएटिविटी मतलब होती है आप बच्चों के अंदर कुछ ऐसा गुण डेवलप कर रहे हैं जिससे बच्चा खोजी बनेगा। यानी कि खोजी कहने का मतलब है, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जब वो खाली बैठे होते हैं तो वो खाली बैठ नहीं पाते हैं, उनके मन में आता है कि मैं कुछ करूं, क्या करूं, कुछ ना कुछ मुझे काम करना है। तो वो क्या करते हैं, अपने घर की वॉल पर अगर कोई डायग्राम लगा होगा तो उसी को बनाने लग जाएंगे एक पेपर लेके। मतलब कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है उनके मन में, वो खाली नहीं बैठ सकते कभी भी, और वो ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये रचनात्मक बच्चे होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को कौन सा ऑप्शन बढ़ावा देगा? पहला है आपका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछने से बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान बढ़ेगी या नहीं, ये आपको बताना है। या आप पूछेंगे कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, या आप पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, या फिर भारत को आज़ादी कब मिली। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है पहले आप वो समझिए। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे बच्चों में हम रचनात्मकता और समस्या समाधान का दृष्टिकोण बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हम वहीं पर बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण बढ़ा सकते हैं जहां पर जिस क्वेश्चन में आपको ये लगेगा कि बच्चा जो है उसका आंसर देने से पहले सोचेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तो हाँ या ना, सत्य असत्य ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने बच्चे से पूछा आपका नाम क्या है, बच्चा डायरेक्ट आंसर दे देगा, उसको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप कहाँ रहते हैं, बच्चा कह देगा मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं गुड़गांव रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, बस अपने प्लेस का नाम बता देगा। यहाँ पर भी बच्चे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही आपने कहा भारत को आज़ादी कब मिली, वो सीधे आंसर बता देगा भारत को आज़ादी कब मिली। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि बस वो एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में पूरा कर देगा, नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे शहर में यहाँ पर प्रदूषण है, प्रदूषण कैसे कम होता है, अच्छा इस तरीके से होता है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लोगों को इस तरीके से जागरूक भी करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके से वो अनेक प्रकार से आंसर देगा और हर बच्चा अलग अलग तरीके से आंसर देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना, जहाँ पर हम कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न, बच्चों को आंसर देने के लिए सोचना पड़ता है, तो उन क्वेश्चन से बच्चों में हम रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आपको इन ऑप्शन की जगह कुछ अलग क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको ये ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर देने में बच्चे को सोचना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में टाइम लगाना पड़ेगा सोचने के लिए, तो वो ही हमेशा आपका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। किस चीज़ का सामर्थ्य होता है बताइए। अब देखिए, ये जो स्वलीनता होती है, पहले तो आपको समझना होगा ये होता क्या है। स्वलीनता भी आपका एक अधिगम विकार होता है फ्रेंड्स, अधिगम में कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म। स्वलीनता को इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म। जब किसी बच्चे को ऑटिज्म होता है ना, यानी कि स्वलीनता होती है, तो वो बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता है, मतलब वो समाज में जाना पसंद नहीं करता है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता है। तो वो पसंद क्या करता है, उसको ये पसंद होता है कि वो अकेले एक रूम में बैठे रहे, उससे कोई बातचीत ही ना करे, उसे समाज में ना जाना पड़े, मतलब वो अपने तक लिमिटेड रहना चाहता है, लोगों से कोई मतलब नहीं। और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे लोगों के साथ बातचीत करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो कभी समाज में जाता ही नहीं है, उसे सोसाइटी में जाना ही पसंद नहीं है।
तो बच्चे को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, जब बच्चे को ऑटिज्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको डिटेल में जो चीज़ें बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए आप उनको कर पाएँ। ठीक है, अब स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थियों में विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती तो वो महसूस करते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया संप्रेषण करने में उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन उनमें एक चीज़ का सामर्थ्य होता है, एक चीज़ अच्छी होती है, ये पूछ रहा है। पहला है बारीक जानकारी पर ध्यान देना, दूसरा है प्रभावशाली संप्रेषण। नहीं, संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा वो संप्रेषण करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। संज्ञानात्मक नम्यता, जी नहीं। सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो समाज में जाता ही नहीं है, तो सामाजिक परिस्थितियों को वो कैसे समझेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना फिर दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये स्वलीनता होता क्या है। देखिए, ऐसे बच्चों के अंदर एक सामर्थ्य होता है कि वो बारीक जानकारी पर ध्यान देते हैं। जैसे ऐसे आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो समाज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अकेले रहते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए आप जो स्टडी मटेरियल लेते हैं उसको तो डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है कि मैं ये नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, नहीं। हम जब अकेले बैठे होते हैं ना, हमें समाज में जाना नहीं पसंद, अकेले बैठे हैं, लेकिन अकेले बैठकर हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम पर हमारा पूरा फोकस होता है, हम बारीकी से जानकारी उसकी लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें समाज में जाना नहीं पसंद, वो ओनली पढ़ाई करते होंगे, तो वो डीपली अभी सीडीपी की क्लास को समझ रहे होंगे, यही होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका अभिकथन और कारण से। अभिकथन दिया है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए, करने चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एकदम मीनिंगफुल हो, बच्चों को समझ में आए, तो आप क्या करेंगे, सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा अवसर देंगे। यानी कि ऐसे अवसर देंगे कि बच्चे खुद भी जो है अपना दिमाग लगा करके चीज़ों को सीख पाएँ। ये तो ठीक है। कारण है अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। कितनी गलत बात लिखी है, देखिए यहाँ पर निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होना चाहिए था। निष्क्रिय मतलब होता है कि जब बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको आप बिठा रहे हैं, वो होता है निष्क्रिय अर्जन। तो क्या अधिगम जो है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है? यानी कि जब बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तब क्या उसका अधिगम सार्थक होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये कारण हमारा गलत है। इसी की जगह अगर लिखा होता कि अधिगम ज्ञान के सक्रिय अर्जन की प्रक्रिया है तो ये हमारा सही हो जाता कारण। ठीक है, क्योंकि सक्रिय रूप मतलब होता है कि बच्चे पढ़ने में, बच्चों का मन है, उनकी रुचि है पढ़ने में, बच्चे एकदम एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर, तो वो हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है निष्क्रिय, तो ये कारण यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अभिकथन हमारा सही है, तो ऐसा ऑप्शन हम ढूंढेंगे। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। हमने अभी देखा था ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और आर जो कारण है वो गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? आपको जो लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाना है, इस तरीके का बनाना है कि बच्चों को समझ में आए और मज़े से बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें। तो इसके लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए ये पूछा है। पहला है बहुत अमूर्त और जटिल। देखिए, जटिल होगी तो आप खुद ही सोचिए बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, और अमूर्त मतलब होता है उसमें आप ऐसी चीज़ें डाल दे रहे हैं जो चीज़ें बच्चों के सामने में नहीं हैं। सिर्फ आप बच्चों को ये कहेंगे कि इसके बारे में आप सोचिए, आप इमेजिन करिए। मतलब जो चीज़ें हमारी कल्पनाओं में होती हैं वो हमारे सामने नहीं होती हैं, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बच्चों के सामने अमूर्त और जटिल चीज़ें रख देंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, यानी कि आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है अति आसान और अत्यधिक सरल, ज़्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए। तो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स जो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, यानी कि बच्चा जिस समाज में रहता है, जैसी संस्कृति से निकल कर वो आता है, उसके आसपास के वातावरण से कनेक्टेड होना चाहिए।
क्योंकि देखिए स्कूल के बाहर की लाइफ बच्चे की अलग होती है और स्कूल के अंदर अलग होती है। तो स्कूल के बाहर की जो उसकी लाइफ है ना, उसको कनेक्ट करते हुए आप बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो वो बेस्ट होगा कि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। ये कह रहा है कि नहीं है। पहला है स्वपहल अन्वेषण, ये तो सही है, यानी कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, यानी कि बच्चे एक्टिव हैं पढ़ने के लिए, उनकी रुचि है पढ़ने में, ये भी सही है। खोजी अधिगम, यानी कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं है। ये कह रहे हैं निष्क्रिय अनुसरण, और मैंने अभी आपको समझाया था निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव। जब बच्चे का किसी चीज़ में मन नहीं है, रुचि नहीं है पढ़ने में, तो बच्चा ज़बरदस्ती बैठा होता है पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा क्लासरूम में हो जाता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा एकेडमिक्स में। कभी जैसे हमारा मन नहीं होता है पढ़ने को लेकर, लेकिन टीचर आगे से पढ़ा रहे होते हैं, तो हमको ज़बरदस्ती बैठे रहना होता है वहाँ पे, हमारा मन नहीं होता है, तो वही होता है निष्क्रिय अनुसरण। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अधिगम का प्रभावशाली तरीका नहीं होता है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। इट मीन्स जैसे बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा उसका सॉल्यूशन खुद से निकाल पाएँ। आप बच्चों को ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा काम आप कर सकते हैं इन चार ऑप्शन में से। पहला है प्रकार्यात्मक स्थिरता, यानी कि काम करने में स्थिरता, बच्चे अटक गए, ये सही नहीं होगा। आत्मकेंद्रियता, आत्मकेंद्रियता मतलब होता है फ्रेंड्स जब बच्चे खुद तक सीमित रह जाते हैं, मतलब खुद में ही केंद्रित होते हैं। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि जो हूँ मैं ही हूँ, जैसा मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है, जैसा मैं सोचती हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती होगी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर ये गुण होता है, तो ये जो है हमारा सही नहीं होगा। अब ये जो दो ऑप्शन है, इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। वो इसलिए समझेंगे क्योंकि इन दोनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर भी इन दोनों में ही आपका छिपा हुआ है। अब ये जो आपका अभिसारी चिंतन होता है ना, ये एक ऐसा चिंतन होता है फ्रेंड्स, ओके, अभिसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें आप बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चा डायरेक्ट उसका आंसर दे देगा। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उनमें क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं, या तो वो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं, या वो आप कह सकते हैं मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके अभिसारी चिंतन के अंदर आते हैं। इसे अभिसारी चिंतन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन का आंसर देने में बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चे से पूछो कि हमारे देश की राजधानी क्या है, वो डायरेक्टली आंसर दे देगा कि हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। यहाँ पर उसको सोचना ही नहीं पड़ा। आपने पूछा बच्चे से कि आपके पिताजी का नाम क्या है, वो डायरेक्टली अपने पिताजी का नाम दे देगा। वो जैसे आपने बच्चे से पूछा, आपने कहा कि आपका नाम रोहन है, तो वो कहेगा यस या नो, मैं रोहन हूँ या नहीं हूँ, यस और नो में आंसर देगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनका आंसर देने के लिए बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो वो हमारा अभिसारी चिंतन के अंदर आता है। लेकिन अपसारी चिंतन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर देने के लिए बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे आप कहेंगे कि हमारे देश की जो राजधानी है उसकी विशेषताएं बताइए। तो अब एक बात बताइए आप, क्या हमारे देश की जो राजधानी है उसकी सिर्फ एक ही विशेषता होगी और हर बच्चा एक जैसी विशेषता बताएगा? नहीं बताएगा ना। ये तो हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न हो गया। यहाँ पर अगर आप पूरी क्लास से ये क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों आप लोग जो है नोट करिए और हम मुझे बताइए कि हमारे देश की जो राजधानी है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो हर बच्चा अलग अलग प्रकार से विशेषताएं बताएगा, अलग अलग दिशा में सोचेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपना दिमाग घुमाएगा कि हमारे देश की जो राजधानी है उसकी ये विशेषता हो सकती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये वाला टेम्पल प्रेजेंट है। आपने GS वगैरह में पढ़ाई होगा, जैसे अक्षरधाम मंदिर वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ पर लोगों से इस तरीके से बातचीत करी जाती है।
ठीक है, वहाँ पर रेड फोर्ट है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, तो अनेक विशेषताएं निकल कर आएंगी। और बच्चा यहाँ पर सोचेगा, उसे सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज़ करेगा। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करते हैं, यानी कि समस्या समाधान करने में ऐसे प्रश्न हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग जो है इन दोनों में डिफरेंस तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, और इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि ये ना सीटेट में काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत त्रुटिपूर्ण होती हैं। नहीं, बेसिकली ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं ना फ्रेंड्स, इनको हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या फिर इनको नाइव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वैकल्पिक अवधारणाएं ये होती हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है कि ये सही नहीं है। जैसे आप छोटे होंगे, आपने भी देखा होगा, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आपके आसपास में रोड के दोनों साइड पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गाड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी हमारे साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता था ना आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं बचपन में। हमें लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो अवधारणाएं होती हैं ना, इन अवधारणाओं को गलत अवधारणाएं नहीं कहते हैं, इन अवधारणाओं को हम कहते हैं वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी कि बच्चा जो देख रहा है उसी से अवधारणा बना दे रहा है, कॉन्सेप्ट बना दे रहा है। ठीक है, तो इन अवधारणाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा है। पहला है, आप उन्हें अनदेखा कर देंगे, वो अनदेखा नहीं करना है। अगर आप अनदेखा कर देंगे तो बच्चों के अंदर से वो चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं होंगी। वो जो वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चे ने खुद से बनाई हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्हें ठीक तरीके से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि वो गलत नहीं है। बच्चा जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आप उनको ठीक करने के लिए बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों ऐसा आपने देखा वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर आप उसका रियल लॉजिक बताएंगे बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये अधिगम की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अदर दो ऑप्शन देखिए, उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन, जी नहीं, वो कोई तर्कहीन चिंतन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जो दिखाई दे रहा है उसके प्रति वो अपना एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, जी नहीं, बढ़ावा नहीं देना है क्योंकि वो सही अवधारणाएं नहीं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो क्या महसूस करेंगे। पहला है अधिगम अशक्तता या अधिगम असाध्यता, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा है गौरव, चौथा है राहत। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये तीनों वो फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो जो प्रयास कर रहे हैं उसका उनको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। जैसे आपने बच्चे से कुछ पूछा, बच्चे को याद नहीं है वो चीज़, फिर आपने बच्चे को दोबारा से समझाया, फिर बच्चे ने समझने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बार बार प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज़ को समझने की। वो बार बार प्रयास करे जा रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है, यानी कि उसको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा, बच्चा कैसा महसूस करेगा, तो बच्चा महसूस करेगा अधिगम में अशक्तता, मतलब अधिगम में कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि जो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं अंदर से मोटिवेटेड हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, गौरव, राहत, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये क्या होगा, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आ रही है, इसे हम कहते हैं अधिगम अशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यानी कि इनमें से 3 कौशल ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक कौशल ऐसा है जिसको बढ़ावा नहीं देना है। पहला है अभिसंज्ञान, दूसरा है चिंतन, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है अधीनता उन्मुखी। तो देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभिसंज्ञान, ये तो पॉजिटिव चीज़ होती है,
चिंतन करना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आएगी तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो चिंतन करेगा, सोचेगा, ये भी पॉजिटिव है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये मैंने आपको समझाया था। क्रिएटिविटी क्या होती है, जैसे बच्चे को आपने कुछ भी पूछा तो उसका आंसर बताने के लिए बच्चा दिमाग लगाएगा, नए नए तरीके से सोचेगा, तो सृजनात्मकता पॉजिटिव है। लेकिन ये जो अधीनता उन्मुखी है ये हमारा नेगेटिव है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा बढ़ावा नहीं देगा पूछा है, नॉट पूछा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, दूसरा है नकद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, तीसरा है सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, और चौथा है दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। बताइए। अब ये जो अभिप्रेरणा है ना, आंतरिक पूछी है। अभिप्रेरणा बेसिकली दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स, एक होती है आंतरिक, ठीक है, मैं आपको दोनों ही समझा देती हूँ, और एक होती है बाह्य। अब ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इसे हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, या इसको इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, और इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ना, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चों के अंदर होती है, तो बच्चा हर काम को अपने मन से करता है, अपनी रुचि से। और बाह्य अभिप्रेरणा में अगर बच्चा बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है तो वो किसी काम को अपने मन से नहीं करता है, रुचि के साथ नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी चीज़ के लालच में करता है। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मैंने अपने टाइम पर सीखी थी मैं किसी और को भी सिखा पा रही हूँ, तो मैं अंदर से खुश हूँ, मेरी रुचि है पढ़ाने में, मुझे कोई लालच नहीं है या फिर मुझे कोई प्राइज़ या रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, बस मैं अंदर से अभिप्रेरित हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं अपने मन से काम कर रही हूँ, तो ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होता है जब हम किसी काम को किसी लालच की वजह से करते हैं। लालच कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बच्चा है जो 10th क्लास में है, उसको उनके फादर ने बोला कि बेटा आपको 10th में 85% लानी है, अगर आप 85% ले आए तो मैं आपके लिए बाइक ले आऊँगा। तो बच्चा पढ़ने में जी जान लगा देता है, इसलिए नहीं कि उसका मन है पढ़ने में, इसलिए जी जान लगाता है ताकि जब उसके 85% आएगी तो उसको बाइक मिलने वाली है, पापा ने बोला है। ये होता है लालच। जब हम किसी काम को करते हैं किसी लालच के लिए, कोई रिवॉर्ड पाने के लिए या कोई प्राइज़ या कोई पैसा वगैरह कुछ भी हो सकता है लालच, ठीक है, तो वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। अब आप अपने आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है नगद इनाम जीतने के लिए, तो देखिए यहाँ पर प्राइज़ की बात हो गई, उसको पैसा मिलने वाला है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुई बल्कि ये बाह्य अभिप्रेरणा हुई। ये है सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके सामने आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। नेक्स्ट है दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग ले रहे हैं, यानी कि आपका कोई ना कोई मोटिव है, लालच है ताकि मुझे दंड ना मिले, इसलिए आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, बाह्य मोटिवेशन हो गया। लेकिन आंतरिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा आपका है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। जैसे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसलिए पढ़ते होंगे ताकि उनको उस चीज़ की नॉलेज हो जाए और फ्यूचर में वो किसी को पढ़ा पाएँ, और कुछ स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ते होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बस उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है। तो जो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहा है वो बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित है, और जो इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए और फ्यूचर में किसी को पढ़ा भी पाए क्योंकि उसका मन है उस चीज़ को सीखने में, तो वो हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसमें वही चीज़ हो रही है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? पहला है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, दूसरा है परिहार उन्मुखी, तीसरा है प्रदर्शन की दिशा या फिर परिहार उन्मुखी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अब ये क्या होता है ना, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जब हम किसी चीज़ में मास्टरी गेन कर लेते हैं, यानी कि मास्टरी हासिल कर लेते हैं। जैसे हम किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि हमें उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो जाए, पूरा डीपली हम उसको समझ जाएं, यानी कि उस सब्जेक्ट में हम मास्टरी हासिल कर लें, पूरा ज्ञान हम समझ जाएं, वो होता है मास्टरी हासिल करना।
और एक चीज़ होती है सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम पास हो जाएं एग्ज़ाम में, वो मास्टरी नहीं होता है। तो मास्टरी हासिल करना, मास्टरी ओरिएंटेशन यानी कि महारत हासिल करना मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को डीपली समझ जाते हैं, वो होता है मास्टरी गेन करना। और बच्चों के अंदर इसी प्रकार का लक्ष्य जो है बच्चों को बढ़ावा देना है, इस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आज मैं ऐसी जगह पर ही हूँ जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में आप लोग मैनेज कर लीजिए, कल से डेली की तरह क्लियर वॉइस के साथ ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके एग्ज़ाम तक मैं इसी तरीके से आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाते रहूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।